नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र धनखड़ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करने जा रहे हैं फायर सेफ्टी के बारे में। फायर सेफ्टी क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है और हर घर का रिक्वायरमेंट है। हर सेफ्टी का जो सुपरवाइजर है, फायर का फायरमैन है, फायर ऑफिसर है, सेफ्टी मैनेजर है, सबको इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना चाहिए। सबको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। हमको सबको फायर का ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों हमें फायर सेफ्टी का ट्रेनिंग चाहिए? क्योंकि हम लोग ही मेन कारण है एक्सीडेंट्स के होने का। फायर सेफ्टी या जो फायर के जो एक्सीडेंट्स है उनके होने का हम ही सबसे बड़ा कारण है। इसी के लिए सबसे ज्यादा जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी स्कूल में बच्चे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें टॉप टू डाउन जो बॉटम जो मैनेजमेंट है उनको सबको फायर सेफ्टी का ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर ट्रेनिंग उनको मिला रहेगा तो उनको पता लगेगा कि फायर के जो हजार्ड है उनको किस तरीके से पहचाना जाए, किस तरीके से आग को लगने से रोका जाए और उन खतरों को किस तरीके से कम किया जाए, उनको समझना ज्यादा जरूरी है। और फायर सेफ्टी की ड्रिल्स जो होती है वो इसके अंदर अपने आप एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, जिससे आपको सबको समझ में आता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान आपको समझ में आएगा कि बेसिक फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन में क्या फर्क है, फायर सेफ्टी प्रोटेक्शन क्या होती है, रोकथाम कैसे की जाए और उसको रोकथाम के लिए क्या क्या हम लोग लगा सकते हैं हमारी बिल्डिंग्स के अंदर, वो जानेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे हैंडल करें, कैसे उनको चलाएं, कैसे ऑपरेट करें और कैसे आग के अंदर से बाहर निकल के जाए, सेफली इवैक्यूएट करें बिल्डिंग को। और फायर ड्रिल किस तरीके से परफॉर्म करी जाए, उसमें हर आदमी का किस तरीके का क्या जिम्मेवारी रहेगी, उसके बारे में डिस्कस। तो फायर जो है हमारा दोस्त है कि दुश्मन है, ये आज तक कंफ्यूजन बना हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि फायर हमारा दुश्मन भी है, हमारा दोस्त भी है। हमारा दोस्त इसलिए है क्योंकि आपको हर काम करने के लिए फायर का जरूरत है। आपको खाना बनाना है तो आपको फायर चाहिए, आपको पानी गर्म करना है आपको फायर चाहिए, आपको किसी इंसान की बॉडी को जलाना है, उसका अंतिम संस्कार करना है, आपको फायर चाहिए। जब तक फायर आपके कंट्रोल में है तब तक सब कुछ ठीक है। जैसे ही फायर आपके कंट्रोल से बाहर जाती है तभी गड़बड़ हो जाता है मामला। उसी टाइम पे वो सिनारियो पैदा हो जाता है कि आपको देख के परेशानी हो जाती है। पूरी की पूरी जो फायर है, फायर से ही सीखते हैं हम लोग कि असली जो पावर होती है वो क्या होती है। फायर जब लगती है तो ये नहीं देखती है कि ये गरीब का झोपड़ा है कि अमीर का मकान है या बहुत बड़ी कोठी है या महल है। फायर जब लगती है तो जैसे हनुमान जी ने पूरी की पूरी लंका को जला दिया था, तो फायर इस तरीके से काम करती है। वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करती है कि मैं यहाँ पे नहीं लगूंगी वहां पे लगूंगी, इस तरीके का कोई भी उसके साथ नहीं है। एक बार किसी चीज में लगनी शुरू होगी तो लगातार फैलती जाएगी। जब तक उसको कम्बस्टिबल मटेरियल, फ्लेमेबल मटेरियल मिलते चले जाएंगे तब तक वो लगातार एक्सपेंड करेगी, फैलती जाएगी। आज का जो सिनारियो है, आज का जो गर्मी सीजन है, गर्मियों के सीजन के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट फायर की वजह से होते हैं। आप देखेंगे आज भी अगर न्यूज को लगा के देखेंगे तो एक दिन के अंदर 10-20 फायर आपको दिखेंगी ही दिखेंगी, जो कि नेशनल न्यूज में आती है, जो कि बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उनके अंदर दिखाया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर धमाका हो गया, वहां पे आग लग गई, वहां पे 4 आदमी मर गए, उधर 6 फायर फाइटर मर गए। वहां पे इसी तरीके की दुर्घटना जो है फायर की वजह से हो रही है, क्योंकि अभी गर्मी का एनवायरमेंट है। इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है 40 के ऊपर है, और इसीलिए जब भी उसको एक मामूली सा इग्निशन सोर्स चाहिए, जैसे ही कोई इग्निशन सोर्स मिलेगा तुरंत आग लग जाएगी। तो फायर सेफ्टी करने के दौरान टेम्परेचर एक क्रिटिकल रोल प्ले कराता है, तो हमें उसका भी ध्यान देना है। अब फायर समझ में आ गया हमारा फ्रेंड है या हमारा दुश्मन है। हमारा दुश्मन तब है जब हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाए। हमारा दोस्त है क्योंकि हमको उसकी जरूरत है खाना खाने के लिए, बचाने के लिए, हर चीज के लिए। ये कुछ 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनको जिनसे बन के हमारा शरीर बना हुआ है, जिसमें अर्थ है, वाटर है, एयर है, स्काई है, फायर है, जिनसे हमारा बॉडी बनता है। संस्कृत में एक छोटा सा श्लोक है, चिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचा शरीरा। चिति माने मिट्टी यानी अर्थ, जल मतलब पानी, पावक माने आग फायर, गगन मतलब हवा, समीर मतलब आसमान। समीर गगन मतलब आसमान, समीर मतलब हवा। तो ये पंच तत्व है जिनसे हमारी बॉडी की संरचना हुई है, जिनसे हमारा शरीर बना हुआ। अर्थ कहाँ है, हमारा पूरा का पूरा शरीर मिट्टी है। वाटर हमारे जो खून जो है हमारे शरीर के अंदर दौड़ रहा है पानी के रूप में। हमारा जो शरीर है उसके अंदर 70% वेट पानी का होता है। एयर हमें जरूरी है, हमारे लंग्स को, हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है। अगर एयर नहीं होगी हमें सांस नहीं ले पाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। आसमान हमारे दिमाग में है, हमारे सोचने की शक्ति अथाह है। हम लोग इन्वायरमेंट की, हमारा पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है उसको दिमाग में सोच सकते हैं।
1 मिनट में यहाँ बैठे होते हैं, 1 मिनट में हम लोग दुबई जाके चले जाते हैं। कहीं बैठे हैं और कहीं बैठ के कहीं का भी बारे में सोच सकते हैं, हमारी इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे आसमान को कोई नाप नहीं पाया, इस तरीके से दिमाग को भी आज तक कोई आंक नहीं पाया है। फायर क्या है? फायर हमारे पेट के अंदर हमारी जठराग्नि के रूप में काम करता है, जो हमारे खाने को हजम करके पकाता है और हमारे को जिंदा रहने के लिए ताकत देता है। तो ये 5 बेसिक एलिमेंट्स है जो फायर के लिए काम आते हैं, और फायर जो है हमारा जो शरीर है उनसे बना हुआ है। तो फायर आपको पता लग गया किस तरीके से काम करती है। फायर को अगर समय रहते कंट्रोल किया जाए तो बड़ा अच्छा है। अगर फायर को समय रहते कंट्रोल ना किया जाए तो फायर एक बहुत विकराल रूप ले लेती है, जिसको बुझाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर फायर की बात करें, टाइम की बात करें, तो मेरे हिसाब से अगर 1 मिनट की फायर है तो आपको 1 गिलास पानी चाहिए। 2 मिनट की फायर है तो आपको 1 बाल्टी से काम चल जाएगा। 3 मिनट की अगर फायर हो गई, 3 मिनट का टाइम अगर आपने फायर को दे दिया, तो सिर्फ फायर ब्रिगेड ही फायर को फाइट कर पाएगी, आपको बुझा पाएगी। फायर के केस में ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग टाइम को ऐसे ही मानते हैं। टाइम एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है फायर सेफ्टी के अंदर। जब कभी आप इंटेंशनली आग जलाने की कोशिश करते हैं, आप चूल्हा जलाते हैं, आप गैस बर्नर ऑन करते हैं, फायर जलने में टाइम लेती है। ऐसे नहीं है कि ऑटोमेटिकली आग जल जाती है। फायर को जलने के लिए अगर आप चूल्हा जला रहे हैं, चूल्हे के अंदर उपले जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, आप कोई कोई इनिशियल सोर्स लेंगे, मिट्टी का तेल डालेंगे या पेपर को जलाएंगे या प्लास्टिक को जलाएंगे, तब जाके चूल्हे के अंदर आग लगेगी। उसको कम से कम 1.5 से 2 मिनट 3 मिनट का टाइम चाहिए। जो इग्निशन जो पॉइंट है, अगर टाइम को मिल जाता है, फायर को टाइम मिल जाता है, तो धीरे धीरे आग बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर आप बात करें एक बुक की, अगर एक बुक को आप माचिस की तीली से जलाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं जलेगी। अगर एक सिंगल पन्ने की या एक पेपर की हम लोग कोशिश करेंगे मिट्टी की तीली, माचिस की तीली से जलाने की, तो वो तुरंत आग पकड़ लेगा। ये डिफरेंस वेरी करता है किसी भी फ्यूल के ऊपर। आप दरवाजे को जलाने की कोशिश करेंगे मिट्टी माचिस की तीली से, दरवाजा नहीं जलेगा। लेकिन वही दरवाजा अगर आपने मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाल के जलाने की कोशिश करेंगे, जल जाएगा। लेकिन यही मिट्टी के ये जो दरवाजे हैं, लकड़ी के दरवाजे हैं, इनको बुरादा बना देते हैं। छोटा छोटा पाउडर बना के आप माचिस की तीली से जलाएंगे तो बहुत ज्यादा तुरंत आग पकड़ेगा। तो टाइम और फ्यूल पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की फायर फाइटिंग हो जाएगी और किस तरीके से आप फायर फाइटिंग कर सकते हो। तो ये टाइम का महत्व आप समझ गए। फायर फाइटिंग के अंदर टाइम बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। आज तक आपने फायर ट्रायंगल के बारे में सुना होगा, आज हम बात करेंगे फायर सेफ्टी ट्रायंगल की। फायर सेफ्टी ट्रायंगल क्या है? फायर सेफ्टी ट्रायंगल के अंदर जब भी आप किसी फायर सीन पे जाओ तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आपको क्या चाहिए है। जब आपको आग बुझाने के लिए क्या चाहिए। दूसरा आप देखेंगे आपके पास अवेलेबल क्या है, आप किस चीज से आग बुझा सकते हो। उसके बाद देखेंगे आप उसको अप्लाई कैसे करना है। जैसे आपने बात करी कि आपके पास में रिक्वायरमेंट क्या है। मान लीजिए आपके सामने एक इलेक्ट्रिकल पैनल है, उसके अंदर आग लग गई है, तो आपको क्या चाहिए? आपको कपड़ा चाहिए, आपको मिट्टी चाहिए, आपको फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, आपको होजरी होज चाहिए। उसके बाद में आपके पास अवेलेबल क्या है? मान लीजिए आपके पास कपड़ा भी नहीं है, आपके पास मिट्टी भी नहीं है, आपके पास सैंड भी नहीं है, आपको चाहिए क्या? आपके पास अवेलेबल पानी है। तो आप पानी को कैसे यूज करेंगे उसके ऊपर। तो इसलिए एप्लीकेशन मेथड ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आप किसी फायर सीन पे जाएंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या रिक्वायरमेंट है, आपको किस चीज से आग बुझानी है। उसके बाद देखेंगे आपके पास अवेलेबल क्या है। उस अवेलेबिलिटी को देखते हुए हम समझेंगे कि आपके पास में जो एप्लीकेशन मेथड है उसको आप कैसे यूज करेंगे, उसको अप्लाई कैसे करेंगे। अब मान लीजिए हम पानी की बात करें, हम पानी से आग को नहीं बुझाएंगे कि इलेक्ट्रिकल की आग है, हमारे को इलेक्ट्रिकेशन हो सकता है, हमारे को करंट लग सकता है। तो पानी को उस तरीके से डाला जाएगा जिस तरीके से आप अपने शरीर के ऊपर अपने आप को, अपनी बॉडी को करंट से बचा सको। तो वो एप्लीकेशन मेथड हो गया। मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं मिला, आपको ब्लैंकेट मिल गया, ब्लैंकेट से आप बीटिंग मेथड के द्वारा आग बुझा सकते हो। आपको कुछ भी नहीं मिला, आपको मिट्टी मिल गई, बाहर आपने गए, आप मिट्टी यूज किया, मिट्टी से आपने आग बुझा दी। तो ये जो सोर्सेज हैं मिट्टी का, पानी का, एक हर एक चीज का एप्लीकेशन मेथड है। आप यूज कर सकते हैं उसको। अब आप इलेक्ट्रिकल की कंडीशन के ऊपर पानी का भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करेगा हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई जो है फायर सेफ्टी ट्रायंगल के अंदर सबसे मोटी चेन है, सबसे मोटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लीजिए आपके पास ट्रांसफार्मर की आग लग गई है, और ट्रांसफार्मर की आग को बोले आ जाए आपके लिए पानी से आप आपको बुझा दीजिए, तो क्या आप बुझा देंगे? आप बोलेंगे नहीं, हमारे को तो करंट लग जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, हाँ आग तो बुझा देंगे हम लोग, लेकिन पहले उसकी सप्लाई बंद कर देंगे, उसके बाद पानी से हम आग बुझा सकते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, आपने देखना है आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है, अवेलेबल क्या है, आपने उसको किस तरीके से अप्लाई करना है। जब ऊपर से जब बारिश पड़ती है तो आसमान को करंट लगता है क्या? नहीं लगता है।
आपको जो नोजल है उसको सिर्फ ऊपर कर देना है, ऊपर से जो पानी पहले ऊपर जाएगा, ऊपर से टूट के नीचे आएगा, तो रेन इफेक्ट कहलाएगा वो। हाँ, बारिश की तरह पानी किसी ट्रांसफार्मर के ऊपर या किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स के ऊपर गिरेगा तो आग बुझ जाएगी और किसी को करंट नहीं लगेगा। तो एप्लीकेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फायर सेफ्टी या किसी भी एक्सीडेंट में। जब आप जाते हैं तो एक्सीडेंट में सबसे पहले आप जाते हैं, आप देखते हैं कि आपको चाहिए क्या है, उसके बाद देखते हैं आपके पास अवेलेबल क्या है, उसके बाद देखते हैं आपने अप्लाई कैसे करना है इसको। मान लीजिए किसी बाइक पे चलने वाले का एक्सीडेंट हो गया और आपके पास में कुछ भी नहीं, उसको फ्रैक्चर हो गया है, आपको उसी के कपड़ों से उसको हाथ को ठीक करना है। आप उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दीजिए, उसके हाथ को उसकी गर्दन के पास लगा दीजिए, या फिर उसका जो हैंकी है उसको आप यूज कर सकते हैं अपने हाथ को रोकने के लिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप सीन को डील करते हो। तो जो हाउ टू अप्लाई है, जो एप्लीकेशन मेथड है, वो हर चीज के अंदर काम करता है। इसको हम लोग एक तरीके से जुगाड़ भी बोल सकते हैं। आप जुगाड़ करो किसी भी चीज के अंदर, सेफ्टी देने के लिए आप जुगाड़ कीजिए, गलत काम करने के लिए जुगाड़ मत कीजिए, किसी की जान बचाने के लिए जुगाड़ कीजिए, वो जुगाड़ किसी की जान बचा सकते हैं। आपके पास में कुछ भी नहीं है, अब आप स्कूल से आ रहे हो, आपके पास में बुक है, अपना पेपर है, आपका स्केल है, किसी भी चीज का स्प्लिंट बना के आप उसकी हड्डी को मूवमेंट देने से रोक सकते हो। आपके पास अपनी शर्ट है, उसको आप फाड़ सकते हो, उसके बाद में उसको जो अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है उसको आप रोक सकते हो। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं आपके एप्लीकेशन मेथड के ऊपर, आपके कॉमन सेंस के ऊपर, आपकी किस तरीके से आप आदमी की हेल्प करना चाहते हो लिमिटेड रिसोर्सेज से। तो आपका जो फायर सेफ्टी ट्रायंगल है उसको समझ गए होंगे, व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज अवेलेबल, हाउ टू अप्लाई, ये देख के ही आपको किसी एक्सीडेंट सीन के ऊपर रिएक्ट करना है। उसके बाद फायर ट्रायंगल का आप सबको पता है, हम इसके बारे में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल, ये तीन में से एक बेसिक ऐसे चोर हैं, मेरे शब्दों में ये तीन चोर हैं जिनके पास इस तिजोरी की एक एक चाबी है। जब तक तीनों चोर इकट्ठे नहीं होंगे तब तक आग लगेगी नहीं। तो फायर सेफ्टी के अंदर इन तीनों चोरों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमने किसी भी एक चोर को हटा दिया तो आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मेथड है फायर एक्सटिंग्विशिंग का, कि किस तरीके से हम लोग आग को बुझा सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं, बेसिकली तीन मेथड्स हैं हमारे पास में। स्टारवेशन है, जिसमें हम लोग आग को भूखा मार देते हैं। इस केस को वहां अप्लाई किया जाता है जहाँ पे जंगल हो या बड़े बड़े खेत खलियान में अगर आग लग जाती है, तो जो आसपास की जो फसल होती है उसको हम लोग ट्रैक्टर से डाल के या मिट्टी डाल के उसके ऊपर उसको तबाह कर देते हैं ताकि आग ना बढ़े। जब आपको कोई खाने को मटेरियल मिलेगा ही नहीं तो वो भूख से ऑटोमेटिकली मर जाएगी। तो आपने एक काम किया, उसको जो स्टारवेशन मेथड के द्वारा उसको भूख से मार दिया। उसके बाद कूलिंग मेथड है, जिसमें आप आग को ठंडा करके मारते हैं। इसके लिए आपको पानी का जरूरत रहता है, या ऐसे एक्सटिंग्विशर जो कि टेम्परेचर को कूल करते हैं उनकी जरूरत रहती है, तो कूलिंग मेथड से आग बुझ जाती है। उसके बाद स्मूदरिंग होती है, ब्लैंकेटिंग होती है। स्मूदरिंग को आप इस तरीके से समझिए, मान लीजिए आपके हाथ में माचिस की तीली है या एक जलती हुई मोमबत्ती है, आपने फूंक मारा। जब आपने फूंक मारा तो स्मूदरिंग मेथड हुआ, क्योंकि जो आपने वहां पे जो ऑक्सीजन थी जिसकी वजह से मोमबत्ती या माचिस की तीली जल रही थी उसको आपने फोर्सफुली वहां से हटा दिया। उसको कुछ देर के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो बंद हो गया। ये तरीका जो है वो स्मूदरिंग या ब्लैंकेटिंग कहलाता है, जिसके थ्रू हम लोग जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको कुछ देर के लिए हटा देते हैं। आपने आज तक स्टेजेस ऑफ फायर नहीं पढ़ी होगी। स्टेजेस ऑफ फायर के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि स्टेजेस ऑफ फायर में क्या क्या है। सबसे पहले आता है इनिशिएंट स्टेज, उसके बाद आता है स्मोल्डरिंग स्टेज, उसके बाद आता है ओपन फ्लेम स्टेज, उसके बाद आता है हाई हीट फ्लेम स्टेज। ये स्टेजेस किस तरीके से काम करती है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इनिशिएंट स्टेज जो है वो ऐसी स्टेज है जो कि आग का शुरुआती चरण है, एक इनिशियल स्टेज है आपकी। मान लीजिए कोई शॉर्ट सर्किट हो गया किसी इलेक्ट्रिकल स्विच के अंदर, या किसी ने जलती हुई सिगरेट या बीड़ी को फेंक दिया जो कि एक कारपेट के ऊपर गिरी हुई है। अभी यहाँ पे आग नहीं लगी है, लेकिन यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो गया। जैसे फायर जो है क्या है, केमिकल चेन रिएक्शन है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है वो शुरू हो गया है किसी भी इग्निशन सोर्स के किसी भी फ्यूल के बीच में आने की वजह से। दूसरी स्टेज होती है स्मोल्डरिंग स्टेज। स्मोल्डरिंग स्टेज में क्या एग्जांपल है, जिस तरीके का जो बर्निंग जो बर्ड था, जो सिगरेट का जो बर्ड था जो कारपेट के ऊपर गिरा हुआ था, उसने जो कारपेट का कुछ पोर्शन है उसको जला दिया है, कुछ पोर्शन को जलाना शुरू कर दिया है। और इस स्टेज के अंदर आपको फ्लेम जो है वो ज्यादा तरीके से नहीं दिखाई देगी, परंतु स्मोक दिखाई देगा। तो स्मोक और जो हीट है वो दिखाई देगी, मतलब वो सुलग रही है इस स्टेज में। स्मोल्डरिंग जो स्टेज है वो सुलगने की स्टेज है। उसके बाद ओपन फ्लेम स्टेज है। थर्ड जो स्टेज आती है वो बर्निंग पेपर जैसे होता है, आप हाथ में पेपर को लेके जलाने की कोशिश कीजिए तो आपको ओपन फ्लेम दिखाई देती है। जैसे लकड़ी जल रही होती है तो हम लोग जैसे बोन फायर करते हैं तो ऊपर आग दिखाई देती है, तो वो तीसरी स्टेज है। ओपन फ्लेम के केस में थर्ड स्टेज हो गई। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं हाई हीट स्टेज की। हाई हीट स्टेज वो स्टेज है जो कि सबसे टॉप मोस्ट या मेजर फायर जो कहलाती है, जिससे पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है उसके अंदर आग भर जाती है। एक जो रूम मान लीजिए उसके अंदर सब चीजें जलने वाली हैं, आपका बेड है, कपड़े हैं, पर्दे हैं,
या और कोई जो इग्निशन सोर्स है, जो कंबस्टिबल जो मटेरियल है वो धीरे धीरे जब जलता है तो वो हाई हीट स्टेज के अंदर आ जाता है। इस स्टेज के अंदर जो रूम का टेम्परेचर है वो 600 डिग्री से लेके 1000 डिग्री के बीच में आ जाता है। 600 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जो जो रूम को जला देगा। जो जैसे आपका जो लकड़ी है, आपके जो अलमीरा है, आपके दरवाजे हैं, उनको जलाना शुरू कर देगा। आपका जो प्लास्टिक जो मटेरियल है, आपका प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेबल, वो सब जलना शुरू कर देगा। तो ये फोर्थ स्टेज है, इसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है अगर फायर को कंट्रोल ना किया जाए तो हाई हीट जो है वो एक ऐसा हो जाता है कि देखा हर चीज जो है वो जलती है। अब आदमी का जो इंसान है वो भी जलता है, आदमी का जो शरीर है वो भी जलता है। इसी तरीके से हर चीज का जलने का एक टेम्परेचर है। मान लीजिए जो आपका स्टील है उसका टेम्परेचर 1200 से 1500 डिग्री टेम्परेचर पे जाने के बाद वो मेल्ट हो जाता है, पिघल के वो नीचे गिर जाता है। जब भी कभी किसी बिल्डिंग के अंदर आग लगती है और वहां पे बहुत सारे फायरमैन मारे जाते हैं, फायर का जो स्टाफ है वो मारा जाता है, उनकी यही परेशानी होती है कि जो बिल्डिंग होती है उसके अंदर बहुत देर से आग लगी होती है और उसका जो पूरा का पूरा स्टील है वो ऑलरेडी मेल्ट हो गया होता है। और मेल्ट होने के बाद जैसे ही वो लोग फायर सीन पे पहुंचते हैं तो बहुत बड़ा फ्लैश ओवर होता है। फ्लैश ओवर होने के बाद पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है, पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और जो फायरमैन भाई जो नीचे रहते हैं आग को बुझाने की जो कोशिश करते हैं उनके ऊपर पूरी की पूरी बिल्डिंग का प्रेशर आ जाता है और वो 3rd डिग्री बर्न होकर उनकी जान चली जाती है। तो जब भी कभी ऐसे किसी सीन पे जाओ तो पहले पता कर लीजिए कि आग कितनी पुरानी लगी है, कब कितनी देर से आग चल रही है। क्योंकि फायर जो कोल है वो तब आती है हमें जब हाई हीट स्टेज पे पहुंच जाती है आग। जब लोगों को दूर से बिल्डिंग की फायर दिखाई देती है तब आपके पास कोल पहुंचती है। अगर स्मोल्डरिंग स्टेज में या इनिसिपिएंट स्टेज में या ओपन फ्लेम में आपको आग का पता नहीं लगता है तो ये शुरुआती चरण होता है। जैसे बहुत दिन पहले कीर्ति नगर के अंदर एक फायर केस हुआ था जिसके अंदर एक टिम्बर का जो शोरूम था, लकड़ी का शोरूम था, उसके अंदर आग लग गई थी। वो आग वहां पे शाम से लगी हुई थी और सुबह 4 बजे कॉल आया था कि ऐसे ऐसे फायर लगी हुई है मार्केट के अंदर, लकड़ी की एक दुकान है उसके अंदर आप आ जाइए और फायर फाइटिंग कीजिए। तो कुछ फायर भाई जो फायरमैन जो है वो गए वहां पे, उन्होंने जाके फायर को फाइट करने की कोशिश की। जैसे उन्होंने शटर खोलने की कोशिश की, शटर खोलती पूरी की पूरी जो बिल्डिंग थी 3 मंजिला उनके ऊपर गिर गई और बहुत सारे लोगों की जान गई थी। तो ऐसा ना हो उसके लिए टाइम का पता होना जरूरी है कि कितनी टाइम से आग लगी हुई है। अगर टाइम ज्यादा हो गया तो बिल्डिंग से दूर रहे, उसके ज्यादा पास ना जाए और बाहर से ही आग को बुझाने की कोशिश करें। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स की बात करेंगे, किस किस तरीके का फ्यूल्स होता है फायर सेफ्टी के अंदर। जो बेसिकली जो स्टेजेस हैं वो आपको समझ में आ गया। ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल जो है इसकी वजह से आग लगती है, उससे चैन रिएक्शन एक होता है जिसकी वजह से दुर्घटना हो जाती है, आग लग जाती है। तो ये ऐसे 3 चोर है जिनके पास में एक तिजोरी की चाबी है, जब तक सारे के सारे चोर नहीं आएंगे तब तक आग नहीं बढ़ेगी। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है। कंबस्टिबल जो मटेरियल है, जलने वाले जो मटेरियल जैसे लकड़ी, गत्ता, पेपर, कोयला, वो सारे के सारे ए क्लास में आते हैं। जो फ्लेमेबल जो लिक्विड है बी क्लास है, जैसे आपका मिट्टी का तेल, केरोसिन, अल्कोहल, डीजल, पेट्रोल, वो सारे के सारे आपके फ्लेमेबल लिक्विड यानी बी क्लास में आते हैं। फ्लेमेबल गैसेज जैसे एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, एलएनजी, वो सारे के सारे सी क्लास में आते हैं। कंबस्टिबल मेटल जैसे कि आपका मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस, जो भी मेटल जिसमें आग लग सकती है वो डी क्लास में आते हैं। और इलेक्ट्रिकल जो फायर है वो एक तरीके से अभी तक फायर की जो श्रेणी है उनके अंदर नहीं आई है। इलेक्ट्रिकल फायर को हम लोग अलग तरीके से जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल फायर, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर स्पार्क हुआ, वो स्पार्क एक टेबल के ऊपर गिरा तो लकड़ी की आग लगने की वजह से क्लास ए हो गई। वही स्पार्क अगर किसी पेट्रोल डीजल के ऊपर गिरा तो क्लास बी हो गई। वही स्पार्क अगर किसी सिलेंडर के ऊपर गिरा जहां से कि गैस लीक हो रही थी वहां पे अगर आग लगी तो वो क्लास सी हो गई। वही अगर स्पार्क किसी मेटल की स्टोरेज के ऊपर गिर गया तो वो क्लास डी हो गई। इलेक्ट्रिकल क्लास जो है वो अपने आप में कोई क्लास नहीं है, ये एक सपोर्टिंग क्लास है जो कि आग को लगाने में हेल्प करती है। आग को बढ़ाने की जो चरण है उसको बढ़ावा देती है, इसलिए उसको हम लोग अलग रखते हैं। तो टाइप ए में आपने देखा लकड़ी, गत्ता, कोयला है। बी में आपने देखा सारे के सारे पेंट, ग्रीस और गैस, गैसोलीन, मतलब आप पेट्रोल को भी गैसोलीन बोलते हैं। उसके बाद में एलपीजी, मीथेन, प्रोपेन, ये टाइप सी में आ गए। डी में आपका मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये आ गया। उसके बाद में आपका ई क्लास जो है हमने पहले बात करी कि ये एक आपको हेल्पिंग आपका फायर क्लास है, आपको हेल्प करेगी किसी भी आग को बढ़ाने के लिए। इससे जो जलने वाली चीज होगी वो दूसरी क्लासों में ही आएगी। तो ये कुछ एक्सटिंग्विशर हैं जो फायर फाइटिंग के दौरान काम आते हैं। इस तरीके का जो एक्सटिंग्विशर है उसको स्टोर्ड प्रेशर टाइप बोलते हैं। इसमें प्रेशर स्टोर करके रखा जाता है ड्राई नाइट्रोजन के साथ में, और उसको जब भी फायर का जरूरत पड़ता है या फायर सेफ्टी का जरूरत पड़ता है तो उसको यूज करके चला के हम लोग आग को बुझा सकते हैं।
बेसिकली जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो चार तरीके के होते हैं। वाटर बेस्ड होते हैं, फोम बेस्ड होते हैं, गैस बेस्ड होते हैं, पाउडर बेस्ड होते हैं। वाटर बेस्ड में सोडा एसिड टाइप आते थे, वाटर CO2 टाइप आते थे, ये आजकल बैन हो गए हैं। आजकल सभी का सभी जो आ रहा है वो स्टोर्ड बेस्ड प्रेशर आता है, जिसके अंदर प्रेशर स्टोर्ड रहता है और जिसको आप नोज के थ्रू स्क्वीज करके दबा सकते हैं। फोम बेस में दो तरीके के पहले के एक्सटिंग्विशर आया करते थे। केमिकल के आते थे जो कि केमिकल बेस्ड होते थे, कुछ मैकेनिकल बेस्ड आते थे जो कि दो केमिकल को एक साथ जोड़ के या दो चीजों का रिएक्शन करा के उससे किया जाता था। उसके बाद गैस बेस्ड है, CO2 है जो आज तक भी आ रहा है। हेलोन जो है बैन हो गया क्योंकि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बाद पाउडर बेस्ड है, जैसे DCP है, ड्राई केमिकल पाउडर, या ABC है, मोनो अमोनियम फास्फेट जो पाउडर है वो इसमें आते हैं। ये वाटर पेस्ट का एक पिक्चर है, यहाँ पे सोडा एसिड टाइप है। यहाँ छोटी सी सोडा की एक बोतल होती थी जो पानी के अंदर रिएक्शन करके पानी के साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर मिलाया जाता था, इसके मिश्रण में आके ये फायर फाइटिंग करती थी। लेकिन इससे इंजरीज बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि जो एसिड की बोतल जब हम लोग रिफिलिंग करने लग जाते थे तो हाथ में लग जाती थी, और ये कई बार जो एसिड होता था वो शरीर पे गिरने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता था, तो इसको बैन कर दिया गया क्योंकि इंसान की सेहत के लिए हानिकारक था। ये वाटर बेस्ड टाइप है, इसको भी बैन कर दिया गया क्योंकि इसके अंदर गैस कार्ट्रेज जो होती थी वो इस कैप असेंबली के अंदर फिट होती थी, और जब आदमी इसको हिट करता था एक्सटिंग्विशर को यूज करने के लिए, तो ये जो स्पेंडल है ये फट जाया करती थी नोजल, और आदमी के चेहरे पे लग के या कहीं फेस पे लग के उसको इंजर्ड कर दिया करती थी, तो इसको बैन कर दिया गया। ये फोम बेस्ड केमिकल फोम होते थे जिसके अंदर एक कंटेनर में फोम रहता था, एक कंटेनर में मिक्समेंट रहता था, दोनों को मिक्स करके जैसे सोडा एसिड को यूज करते हैं इस तरीके से उसको मिलाया जाता था। ये फोम बेस्ड आजकल आते हैं जिसके अंदर आप AFFF जो फोम होता है, जो मैकेनिकल फोम होता है, उसको आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से जो फोम जो है फायर एक्सटिंग्विश करते हैं, आपको जो फोम जो एक्सटिंग्विशर है उसके जो मटेरियल उसको ऐसे मारना होता है कि जहाँ पे आग लगी हुई है उसको दूसरी दिशा में मारिए, और एक लेयर के ऊपर जब मारेंगे तो यहाँ इस सतह पे गिरने के बाद में ये जो लिक्विड है वो ऊपर की जो ऑक्सीजन है उसको अपने अंदर बुलबुलों के अंदर संभालेगा और धीरे से नीचे एक फिल्म बना देगा जो कि फायर फाइटिंग करने के काम आएगी। तो ये एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म होती है, इसलिए हम लोग AFFF इसको बोलते हैं। इसके जो पॉलीमेरिक जो मेम्ब्रेन है वो आग को बुझा देते हैं और आग को ठंडा करके उसको फायर फाइटिंग कर लेते हैं। फ्यूल जो फायर है जो कि केमिकल से होती है, पेट्रोल डीजल से होती है, इसका बड़ा हमें फायदा मिलता है पेट्रोल पंप्स के ऊपर या बड़े बड़े जो स्टोरेज जो है उनके ऊपर, वहां पे बहुत ज्यादा काम आते हैं फोम एक्सटिंग्विशर। CO2 टाइप वहां पे काम आता है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल के सोर्सेज होते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल पैनल हो गया, कोई ऐसा आपका चीज होगी जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है, या जैसे कंप्यूटर की आग हो गई, उसको पानी से मारेंगे तो कंप्यूटर खराब हो जाएगा। उस एरिया में आपको जो भी खराब होने वाले यंत्र हैं या कोई इलेक्ट्रिकल पैनल्स है उनके अंदर CO2 जो बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो लगते हैं। आजकल तो CNG जितने भी स्टेशन है, CNG पंप्स है, उनके अंदर भी बड़े बड़े CO2 के फायर एक्सटिंग्विशर रखे जाते हैं जो कि ऑटोमेटेड होते हैं, जो कि एक फायर अलार्म सिस्टम के साथ में जुड़े होते हैं और ऑटोमेटिक फ्लडिंग सिस्टम करके फायर को कंट्रोल कर लेते हैं। ये गैस बेस्ड टाइप होते थे हेलोन टाइप के जो आजकल बंद हो गए। ये पाउडर टाइप है, ड्राई केमिकल पाउडर जो अभी भी चल रहे हैं। ये पाउडर टाइप जो है वो स्टोर्ड प्रेशर आजकल आ गए हैं, ABC इनको बोलते हैं हम लोग। ये इसका कहने का मतलब है कि क्लास A पे भी काम करेगा, B पे भी काम करेगा और C पे भी काम करेगा। तो इस तरीके की जो इंटरनेशनल जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसे है, A क्लास में जैसे डस्टबिन दिखा दिया लकड़ी का कोयला, B क्लास में फ्यूज दिखा दिए जो लिक्विड जो फोम है या जो लिक्विड जो फायर सब हो गया, C क्लास में इलेक्ट्रिकल फायर आ गई। तो हर एक जो नेशन है उनका अलग अलग फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, अलग अलग हम लोग यूज करते हैं। हमारे में ABCD 4 क्लासेस आती हैं। तो इस तरीके का जो स्टोर्ड प्रेशर आजकल सब जगह आपको दिखाई देगा। ये गैस बेस्ड मॉड्यूलर है जिसको हम लोग फ्लडिंग सिस्टम की तरह यूज कर सकते हैं। इसको जैसे हम लोग पंखा लगाते हैं ऐसे किसी रूम के अंदर हमने इसको लगा के रख दिया, जैसे ही आग लगेगी तो नीचे जो है स्प्रिंकलर रहता है, स्प्रिंकलर ब्लास्ट होता है, ऊपर का जो मटेरियल होता है वो आग की फायर फाइटिंग के लिए अपने आप नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो ये सुटेबिलिटी है, डिफरेंट टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर हैं डिफरेंट टाइप की क्लासेस के लिए। तो हम लोग जो फायर एक्सटिंग्विशर को पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर इसलिए बोलते हैं कि इनको इजीली मूव किया जा सकता है। ये मोबाइल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी कहलाते हैं, इनको यहाँ से लेकर वहां पे जाया जा सकता है। तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है। एक ये कुछ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कौन सा एक्सटिंग्विशर कौन सी क्लास पे काम आता है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे वाटर जो टाइप है वो कूलिंग करता है तो क्लास A पे काम करेगा, B C D E और पे काम नहीं करेगा। जो वाटर स्टोर टाइप जो स्टोर प्रेशर टाइप है वो भी सिर्फ पानी को ठंडा करने का काम करेगा आपको, इसलिए A क्लास पे काम करेगा, बाकी क्लासेस पे काम नहीं करेगा।
मैकेनिकल फॉर्म टाइप है वो सिर्फ बी क्लास में काम करेगा, बाकी किसी क्लास पे काम नहीं करेगा। तो इसी तरीके से पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, इसके बारे में आप सब जानेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर। कितनी सारी हाइट जो रहती है वो हाई राइज बिल्डिंग के अंदर आती है, कौन सी बिल्डिंग को हाई राइज बिल्डिंग माना जाए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फायर सेफ्टी में आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।